अच्छा, नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जो फोल्डर जिसमें हमने सारा काम करना है डेट इज कॉल्ड ऐप फोल्डर। सही है, इसको नेक्स्ट जेएस की जुबान में ऐप राउटर भी कहते हैं। सही है, तो हम अभी राउटर पे डेफिनेशन पे डिस्कस नहीं कर रहे कि राउटर क्या है। अभी मैं कह रहा हूं कि जिस फोल्डर में आपने काम करना है डेट इज कॉल्ड ऐप फोल्डर। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब जो मेन फाइल जिसमें हमने कोड करना है डेट इज कॉल्ड पेज डॉट टी एस एक्स। पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, इसके अंदर हम कोड कर रहे होंगे। अब ये कोड क्या है, एक इस फाइल में कोड क्या हम करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल में कि ये जो हमने ये कोड करना है ये क्या हमने इसमें कोड किया ताकि आपके बैकग्राउंड जो है वो अच्छे स्ट्रोंग हो जाए। अच्छा, इसमें जो हमने कोड करना है ना, सबसे पहले जो मोस्टली टॉप पे हम फाइल्स जो टॉप पे हम कोड कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे एक फाइल से कोड लेना दूसरी फाइल में ऐड करना। तो उसके लिए एक कंसेप्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर किसी का भी बना हुआ सॉफ्टवेयर का हमने कोड यूज करना है, यानी कि एग्जिस्टेंट लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कोई भी सिस्टम डेवलपर का कोड यूज करना है, वी नीड टू यूज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो वो एक कंसेप्ट हमें सीखना है। तो वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में दो चीजें हैं वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। एक तो वो कोड जो आपने खुद किसी दूसरी फाइल में लिखा है उसको इंपोर्ट कैसे करना है, और फिर वो कोड जो किसी दूसरे डेवलपर ने लिखा था उसको इंपोर्ट करना। जो किसी दूसरे डेवलपर ने कोड लिखा होता है वो हमें नोड जेएस के इन्वायरमेंट में या हमें नेक्स्ट जेएस में वो कोड कहां से मिलता है, उसकी डायरेक्टरी का नाम क्या है। जो कोड दूसरे लोग या डेवलपर कोड कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, वो कोड हमें कहां से मिलता है, कहां से मिलता है वो एनपीएम से। वो कोड हमें कहां से मिलता है, एनपीएम से। एनपीएम एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सब लोग अपना कोड करके, जैसे मैंने कोई कोड लिखा मैं इस पे अपलोड कर दूंगा तो दूसरे डेवलपर उसको यूज कर सकते हैं। जब हम कोड डाउनलोड करते हैं तो वो कोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आता है किसके अंदर, नोड मॉड्यूल के अंदर। तो जब भी हम कोई कोड भी इंपोर्ट कर रहे होंगे, जो कोड नोड मॉड्यूल यानी कि किसी दूसरे बंदे का हमने एनपीएम से डाउनलोड किया जो कि नोड मॉड्यूल में आया है, उसको इंपोर्ट करने का स्टाइल क्या है, हम उस कोड को इंपोर्ट कर रहे होंगे कैसे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये मैंने क्या किया आपको मैं समझाता हूं। अगर तो मैंने फ्रॉम के बाद जो इंपोर्ट मतलब मैं क्या कोड इंपोर्ट कर रहा हूं, फ्रॉम किस जगह से इंपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे आके सामने एट द रेट नहीं लिखता, डैट फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखता, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो कोड हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये कोई ऐसा कोड है जो नोड मॉड्यूल में लिखा गया है, जो हमने नहीं लिखा, वो किसी दूसरे डेवलपर ने लिखा था जो हमने एनपीएम से डाउनलोड किए। तो जब भी हम कोई कोड इंपोर्ट करेंगे जिसके आगे क्या क्या चीजें नहीं होंगी, डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, जिसके आगे एट द रेट नहीं होगा, तो वो कोड आपने क्या समझना है वो कहां से आया है, नोड मॉड्यूल से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा कोड नहीं है, वो किसका कोड है, जो किसी दूसरे डेवलपर ने लिखा है। इतनी बात समझ आ गई। हाँ, अगर मैं कोई ऐसा कोड इंपोर्ट कर रहा हूं जिसके साथ मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूं या एट द रेट लगा रहा हूं, तो आपने समझना है ये वो कोड है जो मैंने खुद लिखा है, वो किसी दूसरी फाइल में लिखा है और उसको मैं इस फाइल में यूज करना चाहता हूं। तो दो तरीके से कोड हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, एक वो कोड जो हम लोगों का इंपोर्ट कर रहे होंगे कहां से, नोड मॉड्यूल से, और दूसरा वो कोड जो हमने खुद से लिखा है या डिफाइन किया है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, इसमें किसी को कोई इशू या कंफ्यूजन हो, बात क्लियर है। अच्छा, जब भी मैं एट द रेट या डॉट या फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाऊंगा तो आपने समझना है ये कोड हम कौन सा यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज इंटरेस्टिंग है कि भाई वो कौन सी लाइब्रेरी का कोड हम यूज कर रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा उसके नाम से। मतलब अगर मैं फ्रॉम रिएक्ट लिख रहा हूं तो एक्चुअली हम कोई रिएक्ट की का नोड मॉड्यूल का पैकेज है जो हम यूज करना चाहते हैं फ्रॉम। अगर मैं इसको यहां पे सर्च करूंगा तो वो मुझे मिलना चाहिए, ये देखो एग्जैक्ट मैच मुझे रिएक्ट मिल रहा है, तो ये कोड मैं यहां से यूटिलाइज कर रहा हूं। अब उसमें से उसका कौन सा फंक्शन यूज करना है वो फंक्शन मैं यहां पे इंपोर्ट के आगे लिखता हूं। सही है। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, अगर कोई आप अपना कोड या थर्ड पार्टी जो हम नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं उसने उसको सिंपल एक्सपोर्ट किया है तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस लगा के इंपोर्ट करते हैं, सिंपल एक्सपोर्ट। अगर उसने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो फिर हम उसको
बगैर उसके कर्ली ब्रेसेस के इंपोर्ट करते हैं। अब सिंपल एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को पहले मैं समझा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। सिंपल एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, मैंने ऐप डॉट फोल्डर ऐप डॉट जेएस के अंदर एक फाइल बनाई, उसका नाम मैंने मे बी टेस्ट डॉट टीएस रखा, उसके अंदर मैंने लिखा एक्सपोर्ट, ठीक है, और मैंने आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया मे बी ए इक्वल टू 10, और अच्छा ये मैंने लिखा एक्सपोर्ट var A10। एक्सपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट का मतलब है दूसरी फाइल से डाटा को इंपोर्ट करना, कोड को इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट का मतलब है अगर आपने ये कोड दूसरी फाइल में यूज करना है तो उसको एक्सपोर्ट करना, सही है। तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाना पड़ता है। मैं किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर सकता हूं। अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया ना ए को, सिंपल एक्सपोर्ट वेरिएबल ए, अब मैं जब इसको इंपोर्ट करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूं, इंपोर्ट। अब जब मैंने सिंपल एक्सपोर्ट किया तो मैंने ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस लगाना मजबूरी है मेरी। अगर मैंने सिंपल सिर्फ एक एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज किया है, मैं लिखूंगा ए फ्रॉम, कहां से, अब मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं या ना लगाऊं, लगाएं, क्यों भला लगाना है, क्योंकि मैं अपने फोल्डर से इसको क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं। तो मैंने बताया था जब मैं अपना लिखा हुआ कोड इंपोर्ट करूंगा तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉट फॉरवर्ड स्लैश और आगे फाइल का नाम। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस वाला क्यों लगाए, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया था, सिंपल एक्सपोर्ट किया था। अब अगर मैं सिंगल एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं करता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए को मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे यहां पे कर्ली ब्रेसेस, अब एरर भी ये दे रहा है कि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, अब मुझे यहां पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने। अब आप लोग पूछेंगे कि वैसे भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगाने से ऐसा फायदा क्या हो रहा है हमें, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, एक फाइल से सिर्फ एक चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, एक फाइल से सिर्फ, लेकिन एक फाइल से 100,000 ऑफ डिफरेंट वेरिएबल फंक्शन एक्सपोर्ट हो सकते हैं विद सिंपल एक्सपोर्ट। मतलब अगर मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए किया, मेरे पास एक और वेरिएबल था बी, मैंने उसमें 20 रखा, मैं कहता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बी, तो ये रॉन्ग चीज है, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है कि एक फाइल में आप सिर्फ एक डिफॉल्ट कर सकते हो, दो नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम ये आ गई, अगर मैं इसकी जगह सिंपल एक्सपोर्ट करूं तो मैं ए बी दोनों कर सकता हूं एक्सपोर्ट। मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरे पास ऑप्शन में जितनी मर्जी चीजें एक्सपोर्ट कर दूं अगर मैं सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो फिर मुझे एक से ज्यादा चीजें ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करनी है। लेकिन कर्ली ब्रेसिस में अगर मैं सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो ये एक और इसमें फायदा है सिंपल एक्सपोर्ट के अगेंस्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में, कि अगर मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता हूं ना तो मैंने यहां से वेरिएबल का नाम क्या एक्सपोर्ट किया है, ए, मैं यहां से इसको सिंपली नवीद ए भी लिख सकता हूं। मतलब अगर आपने कोई चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की है तो इंपोर्ट करते हुए उस चीज का आप नाम चेंज कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी आपको सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट देता है। नहीं बात समझ आई? अगर आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। अब उसको कैसे पता लगता है, क्योंकि उसको पता है कि एक फाइल में एक ही चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है। आप उसको डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है आपने उधर से एक एक्सपोर्ट किया था डिफॉल्ट, अब मैं उसको निवेद ए कह देता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम चेंज कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में हम नाम चेंज करने की पॉसिबिलिटी है इंपोर्ट करते हुए, और सिंपल एक्सपोर्ट में अगर मैं सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैंने अगर नवीद ए लिखा तो वो एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि मैंने इस चीज को सिंपल एक्सपोर्ट किया हुआ है, और सिंपल एक्सपोर्ट किया तो अब मैं इंपोर्ट करते हुए उसको नवीद ए नहीं लिख सकता। एक तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगानी है और एक दूसरा मुझे सिंपल ए लिखना है। तो अगर मैं सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्ट नेम इंपोर्ट करना है, और अगर मैं डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं कोई भी नाम से उसको इंपोर्ट कर सकता हूं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर मैं इंपोर्ट लिखता हूं एबीसी फ्रॉम रिएक्ट, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
क्या चीज़ है भाई? करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? ये क्या स्टेटमेंट है? ये क्या कह रही है कि रिएक्ट से, अब चूंकि मैंने डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया या एट द रेट नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या, कोड कहां से इंपोर्ट होगा? नोड मॉड्यूल से। अब आपको दूसरी चीज पता लगनी चाहिए, ये कौन सी एक्सपोर्ट थी जिसको हमने इंपोर्ट किया? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट थी। क्यों? एक तो हमने उसका नाम चेंज कर लिया और दूसरा हमने कर्ली ब्रेसेस भी नहीं लगाए। तो इसका मतलब रिएक्ट ने डिफॉल्ट में जो कुछ भी एक्सपोर्ट किया होगा, मैंने उसका नाम एबीसी रख दिया। नहीं, अब ये इंटरेस्टिंग गेम है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रही है या नहीं? तो ये हमें डॉक्यूमेंटेशन से एक्सपीरियंस से आएगा। मतलब देखो, अगर रिएक्ट ने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया होता ना इस चीज को, तो एरर आता। लाइक अगर मैं यहां पे एबीसी को ये लिखता हूं तो एरर आ रहा है। क्यों भला? अब एबीसी का नाम मैं चेंज, क्योंकि मैंने करली ब्रेसेज लगा दी, तो मैं किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल एक्सपोर्ट में। अब सिंपल एक्सपोर्ट में मैंने कहा था नाम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एबीसी रिएक्ट वहां से सिंपल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एबीसी इंपोर्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं रॉन्ग स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड पता होने चाहिए जो रिएक्ट ने वहां से सिंपली एक्सपोर्ट किए थे। अब वो आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगेगा? वो कैसे पता लगेगा? जब मैं आपको टीच करूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिएक्ट ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर आपका तजर्बा होता जाएगा। फिर आपने अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तजर्बा लेना है, वो क्या कर सकते हैं, आप सीधा रिएक्ट के अंदर चले जाएं, ये सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इधर है, सीधा उसके कोड में से, यानी कि ये नोड मॉड्यूल में से मैंने फाइल निकाली है। नोड पर @type react index.txt, ये कोई टाइप फाइल है जिसमें रिएक्ट का कोड लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट उसमें चला गया हूं, मैं इधर से देखूंगा कि क्या चीज सिंपल एक्सपोर्ट है, क्या चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। लेकिन अभी चूंकि हम जूनियर हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। जब हम सीनियर हो जाते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ने नहीं जाते, हम सीधा नोड मॉड्यूल में फोल्डर खोल लेते हैं, उसका सारा कोड पढ़ लेते हैं, उसने क्या लिखा है और क्या चीज वो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या चीज वो इंपोर्ट कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई? तो इसलिए आप, जब मैं ये लिखूंगा एड करली ब्रेसेस, तो आपने क्या समझना है कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे? सिंपल एक्सपोर्ट। और जब मैं करली ब्रेसेस नहीं लिखूंगा तो आपने क्या समझना है, हम क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट को। अब सिंपल एक्सपोर्ट में आपको क्या समझ में आएगी चीज कि एक से ज्यादा चीजें मैं ले सकता हूं। अगर मैं यहां पे रिएक्ट लिख रहा हूं तो मैं इसकी एक से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं एक से, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये सिंपल एक्सपोर्ट है, इनके नाम मैं चेंज नहीं कर सकता इंपोर्ट करते हुए। तो ये एग्जैक्ट वही नाम होने चाहिए जो रिएक्ट ने वहां से एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन अगर उसने कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है और उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं उसका नाम अपनी मर्जी से लिख सकता हूं। एबीसी लिख सकता हूं, उसका नाम मैं नवीद रिएक्ट लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, और सिंपली रिएक्ट लिख सकता हूं। क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो नाम कुछ भी रखें तो चलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? चाहे सिंपल एक्सपोर्ट हो चाहे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो, जिस नाम से एक्सपोर्ट किया है उसी नाम से इंपोर्ट करो। इसको बोलते हैं नेमिंग कंसिस्टेंसी, इस कंसेप्ट को बोलते हैं। अच्छा, ये कोई मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड समझते हो? ES लिंट में भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टैंडर्ड को। क्या स्टैंडर्ड है? जिस नाम से एक्सपोर्ट किया है उस नाम से इंपोर्ट करो। क्यों फायदा होता है? जब मैं ग्लोबली सर्च करूंगा ना यहाँ पे नवीद रिएक्ट, तो अगर मैंने उसी नाम से एक्सपोर्ट किया होगा तो मुझे सर्च में सब कुछ आ जाएगा। अगर मुझे फिक्सिंग करनी है, डिबगिंग करनी है, तो वो मेरे लिए इजी होती है। तो इसलिए हम नॉर्मली नाम चेंज नहीं करेंगे। ऑल गुड? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी को एक और चीज, हम एक फाइल से दोनों चीजें मैक्सिमम एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सिंपल एक्सपोर्ट जितने चाहें कर सकते हैं। और इंपोर्ट करते हुए हम दोनों एट द सेम टाइम भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं इंपोर्ट एबीसी फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट, और साथ में मैं कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसिस और इसमें ए बी लिख दूं, तो ये चीज ठीक है। क्यों भला? इसका नाम मैंने खुद से चेंज किया क्योंकि डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट थी, और वो चीज क्या थी? ए। इन दोनों का नाम मैं चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिंपल एक्सपोर्ट थी, तो वो ए बी ऐसे ही आ रहा है। इसमें इतना किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई इश्यू हो?
कि हम दो चीज, हम सादा मैक्सिमम एक चीज को डिफॉल्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंपल को जितना चाहें कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम भी दोनों काम कर सकते हैं। ये मैंने एट द सेम टाइम दोनों काम किए हैं। और वो कैसे करना है? इंपोर्ट करते हुए बीच में कॉमा लगाना है। अच्छा, अगर आपका कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, आप इस चीज को खत्म कर दोगे, ये चीज खत्म कर दोगे कर्ली ब्रेसेस लगा के। अगर चूंकि कर्ली ब्रेसेस लगा ली, अब एक से ज्यादा सिंपल एक्सपोर्ट हो सकते हैं। आप यहां पे सी डी जितनी चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं कॉमा लगा लगा के। बात समझ आ गई? तो अब वो चीज क्या है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं? वो कोई फंक्शन है या कोई वो वेरिएबल है? वो क्या चीज है? वो हमें तजर्बे से आएगी। अगर तो हम खुद कोड कर रहे हैं तो हमें पता होगा वो फंक्शन है वो क्या है। अगर हम नहीं कर रहे तो वो हमें एक्सपीरियंस या तजर्बे से वो चीज गेन होगी। इतनी बात किसी को ना समझ आई हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करते हैं? सब कुछ समझ में आ गया। और दो तरीके का कोड कर रहे होंगे, लोकल कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, और एक नोड मॉड्यूल का कोड जिसके साथ कोई हम डॉट नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो फोल्डर कहां से ढूंढने की कोशिश करेगा? नोड मॉड्यूल से ढूंढने की कोशिश करेगा। ऑल गुड। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ये चलाने के बाद हमारा अगला काम है, जो चीज हमने सीखनी है, नेक्स्ट जेएस जो पेज डॉट टीएसएक्स को चलाता है, इसकी ये मेन फाइल है। मतलब इसकी जो सबसे मेन फाइल है ये पेज डॉट टीएसएक्स है, जो हमारे मेन इंडेक्स पेज पे यानी कि रूट पे चलती है जब मैं लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ। अच्छा, ये अब चलती कैसे है उसके ऊपर हम बात जो है वो कर लेते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये चीज़ वर्क कैसे करती है? इसको वर्क करने के लिए ना, यानी कि स्क्रीन पे क्या दिखाना है, इसको क्या चाहिए? एक ऐसा सिंटैक्स चाहिए जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, रिएक्ट का कंपोनेंट बोलते हैं। अभी मैं उस पर आता हूं कि ये चीज़ क्या है और इसको कोड कैसे करते हैं। हर एक पेज के लिए हमारे पास फाइल बनेगी पेज डॉट टी एस एक्स। तो अगर मेरे पास मेन पेज है तो ऐप फोल्डर में डायरेक्टली जो मेरा पेज डॉट टी एस एक्स आ रहा है, इसमें जो मैं कोड करूंगा ये मेरे फॉरवर्ड स्लैश पे चलेगा। बात समझ आ रही है? अगर मुझे एक से ज़्यादा पेजेस बनाने हैं जो सिंपली वेबसाइट्स के अंदर होते हैं, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मल्टी पेज और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। ये एक वेबसाइट है, सही है, ये मल्टी पेज वेबसाइट है। कैसे? इसका ये एक मेन पेज है, इंडेक्स पेज या मेन पेज। मेन पेज, लैंडिंग पेज, इंडेक्स पेज, ये तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी का नाम है। होम पेज, मेन पेज, इंडेक्स पेज और लैंडिंग पेज, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी का नाम है। डेट इज कॉल्ड कि आपका जो रूट वाला फॉरवर्ड स्लैश, खाली फॉरवर्ड स्लैश वाला जो पेज है वो कौन सा होगा? वो फर्स्ट पेज कहलाएगा। वो इसमें मैंने ये कंप्लीट सारा डिजाइन बना दिया, सही है। अब जब मैं यहां से जा रहा हूं केसेस पे, तो अगर आप यहां पे चीज देख रहे हैं, यहां पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद केसेस करके एक राउट बन गया। इसको हम वेबसाइट की जुबान में राउट बोलते हैं। एक राउट बन गया, डेट इज कॉल्ड केसेस। उसके अगेंस्ट इसका कंसेप्ट क्या है मल्टी पेज का? कि अब एक नई यूआई यूजर को नजर आ रही है। देखो, मेन पेज पे कोई डिफरेंट यूआई थी, ये वीडियो लगी हुई है, ये सर्विसेज डिस्प्ले हो रही हैं, ये चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ये पोर्टफोलियो। जैसे मैं केसेस पे गया तो एक डिफरेंट यूआई आपको नजर आ रही है। ये चीज कैसे हैपन होती है? डेट इज, इसकी रीजन क्या है? द रीजन इज बिहाइंड मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट जेएस हमें मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी देता है। मल्टी पेज कैसे बनते हैं? पहला पेज फॉरवर्ड स्लैश पे चलेगा, फॉरवर्ड स्लैश केसेस तो डिफरेंट यूआई आएगी। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्ट लिखूंगा तो डिफरेंट यूआई आ रही है आपके सामने। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश कैरियर लिखूंगा तो डिफरेंट यूआई आपके सामने आ रही है। मैं फॉरवर्ड स्लैश अबाउट लिखूंगा तो डिफरेंट यूआई आपके सामने आ रही है। मैं फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज लिखूंगा तो डिफरेंट यूआई आ रही है। अब हम ये चाहते हैं कि अब दो तरीके हैं, या तो एक ही पेज बनाएं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन वहां डाल दें, या मल्टीपल पेजेस बना के अपनी इंफॉर्मेशन को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर दें, जिसको हम पेजेस बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अपने पेजेस के अंदर उसको डिवाइड कर दें। तो सबसे पहला जो पेज होता है किसी भी वेबसाइट में, अगर वो एक ही पेज है ना, यानी कि उसके अंदर ये बाकी की नेविगेशन नहीं है, या नेविगेशन है तो वो उसी पेज पे नीचे लेके जा रही है उसको, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए।
अगर एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ लैंडिंग पेज है, जिसमें सिर्फ मेन पेज है, जिसमें सिर्फ होम पेज है, एक पेज है, सिर्फ फर्स्ट पेज है, दैट इज कॉल्ड एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक पेज है उसके अंदर। अगर ऐसी वेबसाइट है जिसके हर पेज पे जाने के बाद डिफरेंट यूआई आ रही है, दैट इज कॉल्ड मल्टी पेज एप्लीकेशन। दैट इज कॉल्ड मल्टी पेज एप्लीकेशन। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन किसको कहेंगे और मल्टी पेज एप्लीकेशन किसको कहेंगे? सही है, सबको क्लियर है कि अगर एक एप्लीकेशन में एक से ज्यादा पेजेस हैं तो उसकी जो यूआई है वो हर पेज की डिफरेंट होगी। अगर एप्लीकेशन में सिर्फ एक पेज है तो उसी पेज पे सारी यूआई आ रही होगी, और उसमें भी ये लिंक होते हैं, लेकिन वो लिंक उसी पेज पे नीचे लेके चले जाते हैं आपको। मतलब अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे केसेस होता तो मेन पेज पे ही वो मुझे यहाँ नीचे केसेस पे ले जाता या पोर्टफोलियो पे। अगर उसी पेज में वो नेविगेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। और अगर एक से ज्यादा पेजेस हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो हमें नेक्स्ट जेएस में जो ज्यादा अच्छी वेबसाइट होती है, दैट इज कॉल्ड मल्टी पेज एप्लीकेशन। अगर आपने एसईओ को पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है तो सिंगल पेज एप्लीकेशन एसईओ के लिए कतन अच्छी नहीं होती। एसईओ समझते हो ना, कि गूगल पे जब कोई चीज, कोई वर्ड लिखा जाता है, जो वेबसाइट टॉप पे आती है उसको टॉप पे लेके आना हमारा वेबसाइट बनाने का मकसद होता है। वेबसाइट क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर वो चीज हमें करनी है तो उसके लिए हमें एसईओ करनी पड़ती है। और एसईओ में जो सबसे चीज इफेक्टिव होती है कि आपकी एप्लीकेशन मल्टी पेज होनी चाहिए। बात समझ आ गई? अब आपको मैं एक और डिफरेंस बताता हूं। जो वर्डप्रेस है ना, वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि वो मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाता था। अब जब वो मल्टी पेज बनाता था तो एसईओ अच्छी थी, और जब एसईओ अच्छी थी तो उसकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाती थी, इसलिए वर्डप्रेस ज्यादा पॉपुलर था। जब रिएक्ट आई, रिएक्ट ने वर्डप्रेस का जो प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने पहले भी आपको बताई थी, एक प्रॉब्लम जो सॉल्व की थी दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। उसने परफॉर्मेंस पे फोकस किया, परफॉर्मेंस सॉल्व कर दी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता है, जो एसईओ नहीं ना हेल्प करती। हमने बोल रहे हैं ना कि रिएक्ट में एसईओ अच्छी नहीं होती, रिएक्ट में एसईओ अच्छी नहीं होती। रीजन क्या है? रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता है, मल्टी पेज एप्लीकेशन रिएक्ट में नहीं बनती। अच्छा, रिएक्ट में मल्टी पेज यानी कि हर डिफरेंट राउट पे डिफरेंट यूआई रेंडर होती है, लेकिन वो फेक मल्टी पेजेस हैं। फेक मतलब एक्चुअल में वो एक ही पेज है, लेकिन उसको हमने कंडीशन लगा के ना, इफ एल्स लगा के उसको फेक तरीके से बनाया ऑन द क्लाइंट साइड। वो एक्चुअल में एक पेज है, लेकिन हमने उसको सिमुलेट ऐसे किया कि वो मल्टी पेज, तो रियल मल्टी पेजेस नहीं है वो। तो चूंकि वो रियल मल्टी पेजेस नहीं है थे, इसलिए एसईओ को अफेक्ट किया रिएक्ट ने। अच्छा, अब नेक्स्ट जेएस ने वर्डप्रेस की तरह मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी दी कि एक से ज्यादा पेजेस हम बना सकते हैं, और वो रियल पेजेस होंगे। रियल पेजेस का क्या मतलब है? जब हम वेबसाइट बनाएंगे, अगर 4 पेजेस हैं तो 4 HTML की फाइलें बनेगी। अगर रिएक्ट से बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही फाइल बनेगी। तो अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन है और वो रियल मल्टी पेज एप्लीकेशन है, तो उसमें जितने पेज हैं उतने HTML की फाइलें होंगी। ये आपकी निशानी है। अगर आप रिएक्ट से एप्लीकेशन बनाएंगे तो कितनी HTML की फाइलें आपको मिलेंगी? ओनली 1। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। और अगर आप नेक्स्ट से बनाएंगे तो जितने पेज बनाएंगे उतनी आपके पास HTML की फाइलें होंगी। दैट इज कॉल्ड मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो वर्डप्रेस की एप्लीकेशन से जब हम एप्लीकेशन बनाते थे, जितने पेज बनाते थे उतनी HTML की फाइलें बनती थी। और जो एप्लीकेशन हम रिएक्ट से बनाते थे, इवन मल्टी पेज, उसको मैं बोलूंगा फेक मल्टी पेज, जो कि रियल नहीं थे। रियल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सिर्फ एक ही index.html हमें रिटर्न करती थी। लेकिन नेक्स्ट ने ये क्या किया? एक से ज्यादा HTML फाइलों को हमें रिटर्न करना सिखा दिया। इतनी बात सबको समझ आ गई? अब बात यह है कि नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट और रिएक्ट ये वर्डप्रेस से पॉपुलर कैसे हैं, इवन मल्टीपल पेज। मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने ये यहां पे ना, ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, इस पे गौर करनी है। जब मैं एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा हूं, क्या ये चीज रिफ्रेश हो रही है? नहीं।
आपने वर्डप्रेस की एप्लीकेशन में देखा होगा, जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो ये चीज यहां पे रिफ्रेश होती है। अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी को याद हो, मे बी W3 स्केल भी ऐसी वेबसाइट ही है शायद। ये देखो यहां पे मैं गया जावास्क्रिप्ट में, ये क्या हुआ यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे ये रिफ्रेश थोड़ा सा, ये क्रॉस में चेंज होता है ना, और फिर ये रिफ्रेश में आता है। लेकिन अब ये फील लो, ये नेक्स्ट जेएस में बनी हुई वेबसाइट है, मैं पेजेस को नेविगेट कर रहा हूं, क्या ये इसको रिफ्रेश कर रहे हैं? नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वर्डप्रेस के अंदर, प्रॉब्लम ये है जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ये रिफ्रेश आता है, जब रिफ्रेश आता है तो उससे हमारी परफॉर्मेंस डीप स्लो हो जाती थी। रिएक्ट ने इसी चीज का तो प्रॉब्लम कहा, उसने कहा आपके पास मल्टीपेज एप्लीकेशन है तो उसका यहां पे रिफ्रेश नहीं आना चाहिए, लेकिन उसने जो प्रॉब्लम जनरेट की वो ये थी कि वो एचपीए में चला गया। अब नेक्स्ट ने क्या किया, वो कहता है एक पेज से दूसरे पेज में जाओगे रिफ्रेश भी नहीं आएगा और एक्चुअल में मल्टी पेज भी होगी। ये गेम चेंजिंग इवेंट था। तो अब जब हम नेक्स्ट जेएस से ऐप बनाते हैं तो मल्टीपल पेजेस बनते हैं, यानी कि उतनी एचटीएमएल की फाइलें बनती हैं, और एक एचटीएमएल की फाइल से दूसरी एचटीएमएल की फाइल में नेविगेट करते हुए आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश भी नहीं होती। दैट्स द रियल इंपैक्ट नेक्स्ट जेएस एडिंग इन द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये चीज समझ आ गई। अब आपने बार बार मैंने जो चीज डिस्कस की डेट इज कॉल्ड पेजेस, कि हमारा सॉफ्टवेयर हमेशा पेजेस पे डिपेंड करता है। अगर तो एक ही पेज है तो आपने मेन पेज डॉट टेक्स्ट में कोड कर लेना है। अगर एक से ज्यादा पेजेस हैं, जैसे हमारे पास हैं लैंडिंग पेज, होम पेज, मेन पेज, केसेस पेज, सर्विसेज पेज, अबाउट पेज, कैरियर पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, हायर एसपी में कॉन्टैक्ट पेज ही है। चूंकि हमारे पास मल्टी पेज है तो हमें मल्टीपल पेज क्रिएट करने हैं। तो मल्टीपल पेज क्रिएट कैसे होते हैं, अब मैं आपको वो समझाता हूं, फिर मैं एक्चुअल पेज में कोडिंग कैसे करनी है वो समझाऊंगा। मल्टीपल पेज क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है, ऐप के अंदर चले जाएं, जो डायरेक्टली पेज डॉट टीएसएक्स है ना, ये आपको होम पेज क्रिएट कर देगा। अच्छा, हमने इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई लॉजिक, कोई इफ कंडीशन, कोई फॉर लूप यूज नहीं किया। ये लॉजिक किसने लिखी? नेक्स्ट जेएस ने। क्या हाँ, आपने पेज डॉट टीएसएक्स बना दिया, मैं आपको मेन पेज बना दूंगा, लैंडिंग पेज बना दूंगा, होम पेज ऑटो बन जाएगा। अब आपने फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पेज बनाना है तो उसके लिए आप ऐप के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाओगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। उसके अंदर जाके एक और फाइल बनाओगे, दैट इज कॉल्ड पेज डॉट टीएसएक्स, दैट इज कॉल्ड पेज डॉट टीएसएक्स। अब क्या हुआ, अब एक पेज जो मेन पेज था वो ऐप के फोल्डर में रूट में आ रहा था। ये कौन सा फोल्डर जो फॉरवर्ड स्लैश पे चलता है, जो इंडेक्स पेज है, जो आपका लैंडिंग पेज है, जो होम पेज है, वो ये वाला पेज है। अब आपने कॉन्टेक्ट पेज बनाना था तो उसके लिए आपने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया, एक फोल्डर बना लिया, कॉन्टेक्ट पेज बन गया उससे। सही है। अच्छा, अब अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अभी इसके ऊपर आता हूं कि ये मैंने क्या किया है, ये कोड मैंने क्या किया है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। उससे पहले मैं ना आपको ये कॉन्टेक्ट पेज यानी कि मल्टीपल पेजेस बनाने कैसे हैं ये एक दफ़ा समझा दूं। अच्छा, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली मुझे इसको क्या करना है, npm रन डेव, और जब ये स्टार्ट हो जाएगा सर्वर तो मुझे यहाँ पे आगे क्या करना है, लोकल होस्ट 3000। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास। अब मुझे दूसरे पेज पे कैसे जाना है, मैं ऊपर फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा कॉन्टैक्ट, तो ये क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट पेज। तो आइडिया क्या हुआ कि अब मुझे अगर एक से ज्यादा पेज बनाने हैं तो नेक्स्ट जेएस ने कितना सिंपल फार्मूला दिया है, मेक अ फोल्डर, क्रिएट अ पेज डॉट टीएस फाइल, आपका एक और नया पेज बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी उसमें मैंने कोड क्या लिखा है, मैं आपको उस पर फोकस नहीं करना। मैं आपको कहता हूं आपने एक नया अबाउट पेज बनाना है तो आप क्या करोगे, किसके अंदर, ऐप के अंदर आओगे, क्या फोल्डर बनाओगे, अबाउट, और उसमें क्या बनाओगे, फाइल का नेम क्या होगा,
पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, ये चीज़ हम इस पेज डॉट टी एस एक्स फाइल का देखो, पहले हम अपनी फाइलों के नाम अपनी मर्जी से रखते थे। नेक्स्ट जेएस में आप फाइलों के नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। आपको जब भी पेज बनाना है यू हैव टू राइट पेज डॉट टी एस एक्स, देयर इज नो ऑप्शन। और इसके अंदर अभी हम पेज बनाने का, ये मैंने क्या लॉजिक लिखी है इस पे मैं बाद में आऊंगा, जैसा आपको मैं समझा रहा हूं। तो अब मैंने उस पेज पे जाना है तो फॉरवर्ड स्लैश अबाउट। अगर मुझे सर्विसेज का पेज बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? ऐप के अंदर सर्विसेज का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं बना दूंगा पेज डॉट टी एस एक्स। ऑल गुड के मल्टीपल पेजेस के हैं और वो बनते कैसे हैं, समझ आ गई आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसके अंदर? अच्छा, अब हम आते हैं कोड कैसे करना है भाई। हम मेन पेज पे चले जाते हैं, हम ये सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऑल गुड। अब फोल्डर का नाम ही एक्चुअल राउट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि भाई हम जो फॉरवर्ड स्लैश आगे ये चीज लिख रहे हैं ये इसको कहां से मिलती है? जो नाम आप यहां पे रखोगे। मैंने अबाउट रखा है, अबाउट। अगर मैं अबाउट के अलावा एबीसी लिखूंगा तो वो कहेगा नॉट फाउंड, ये पेज आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस नाम से मैंने कोई भी फोल्डर यहां पे नहीं बनाया। तो जिस नाम से फोल्डर बनाओगे वही आपका राउट का नाम होगा, पेज का नाम होगा। तो फोल्डर का नाम रखना और उसमें पेज डॉट टी एस एक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यहां तक किसी को कोई चैलेंज, कोई इश्यू, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन हो कि बात समझ नहीं आ रही है? अगर नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े छोटे बना लो, उसने छोटा ही रेंडर करना है। लेकिन आप लॉजिकली आप इसको छोटे ही लेटर में बनाते हो, क्योंकि मोस्टली आपने जब भी पेजेस देखे हैं वो छोटे लेटर में होते हैं। हाँ, अगर एक से ज्यादा वर्ड होते हैं हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? मे बी सर्विसेज हाइफन लगा के एबीसी, ये वाली हम इसमें फिर ज्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम स्मॉल लेटर ही रखते हैं। जो यूआरएल्स होते हैं ना स्टैंडर्ड, उसमें सारे कैरेक्टर स्मॉल हों तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब हम डीप जाएंगे इस चीज में कि ये जो पेज के अंदर हमने लॉजिक लिखी है, ये लॉजिक भाई क्या है, इसको हमें समझना है। ये हमें समझ आएगी तो फिर बात बनेगी। ठीक है, वो क्या कहता है पेज बनाने के लिए, मेन पेज में मैं चला जाता हूं, जूम कर देते हैं। अभी मैंने कोई कोड यहां पे लिखा है, कोई कोड फाइल में लिखा हुआ है? नहीं। अभी हम इसको पूरा यानी कि इंस्पेक्ट करेंगे ये कोड हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। हमने टाइपस्क्रिप्ट में एक फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन का कंसेप्ट। वो क्या होता है? फंक्शन में कोड करें तो क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता। कब कॉल होता है? जब उसको कॉल करेंगे। वो बगैर कॉल के वो रिजल्ट नहीं दिखाता। यही है फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट जेएस कहता है कि पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर आपने मुझे एक फंक्शन बना के देना है, टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन बना के देना है। नेक्स्ट जेएस क्या कहता है? ऐप पेज डॉट टीएसएक्स जो बनाते हो पेज बनाने के लिए, उसमें आपने क्या बना के देना है मुझे? एक फंक्शन। अब बात यह है कि जब मैं उसको फंक्शन बना के दूंगा तो फंक्शन का तो कोड ऑटोमेटिकली नहीं चलता है। कब तक नहीं चलता है? जब तक के फंक्शन को, वो कहता है कि फंक्शन की कॉल करने की जिम्मेदारी मेरी है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने मुझे एक फंक्शन बना के देना है, दैट इज गुड इनफ। और उस फंक्शन को आपने डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट भी करके देना है। क्या समझ में आई? दो जॉब हमारे सिर आई हैं। जो वो कह रहा है नेक्स्ट जेएस, आप एक पेज क्रिएट करना चाहते हो। नॉर्मली हमें पेज क्रिएट करने में काफी कोड करना पड़ता था। नेक्स्ट ने कहा कि वो कोड मैं खुद कर लूंगा, पेज में आपको बना के दे दूंगा जल्दी से। आपने क्या करना है? टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन देना है मुझे और उस फंक्शन को डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट भी करके देना है, ताकि मुझे पता हो कि इसके अंदर मेरा मेन कोड कहां पे है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन का कीवर्ड आगे फंक्शन का नाम आता है। अच्छा, नाम क्या लिखूंगा मैं यहां पे? मे बी मैं होम पेज लिख देता हूं, होम लिख देता हूं। ये ब्रैकेट्स क्या शो करती हैं मुझे? पैरामीटर्स क्या शो करती हैं? अभी मुझे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो मैं इसको खाली छोड़ दूं? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक फंक्शन के अंदर जो कोड हम लिखते हैं
उस कोड को हमें रिटर्न करना होता है। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो जो फंक्शन हम यहां पे लिख रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न लगा देते हैं। इतना कोड, ये कोड आपको पहले से ही आता है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है नेक्स्ट जेएस, एक मुझे फंक्शन चाहिए, एक अदद, वो लाजमी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। लाजमी बोल रहा हूं वर्ड। तो हम क्या करते हैं, लाजमी उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फंक्शन का नाम क्या है, होम। उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हमने कि फंक्शन भी बना दिया और फंक्शन को डिफॉल्ट। अब वो दूसरी रिक्वायरमेंट हमसे क्या करता है, वो कहता है कि जो रिटर्न है ना, इसके आगे आपने रिटर्न करनी है मुझे, और वो रिटर्न आपने क्या चीज करनी है, डेट इज कॉल्ड HTML CSS। कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं करना, यानी कि वो जो फंक्शन है वो कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं करेगा, वो कोई अरे रिटर्न नहीं करेगा, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, मतलब वो यहां से ये नहीं करेगा कि फंक्शन मैंने बनाया, ओहो, फंक्शन मैंने बनाया, मैंने वेरिएबल ए उसमें 10 रखा, मैंने कहा रिटर्न ए, ये रोंग हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलेंगे कि सर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्यों रखी है उसने, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि फंक्शन को बगैर कॉल किए रिजल्ट देख सकते हैं हम, और फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, नेक्स्ट जेएस। वो कह रहे हैं जब मैं कॉल कर रहा हूं तो मुझे इसकी ये वाली एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहिए आपसे, क्योंकि अगर हम खुद कॉल कर रहे होते तो हम अपनी मर्जी से उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज कर लेते। अब चूंकि हम नहीं कॉल कर रहे तो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए लाजम बात है, क्या लाजम बात है, कि मुझे रिटर्न करना है, और उसमें कोई सिंपल वेरिएबल, कोई फॉर लूप, कोई कंडीशन, कोई अरे रिटर्न नहीं कर सकता। मुझे जो चीज रिटर्न करनी है डेट इज कॉल्ड HTML। और मैंने एक डिव लिख दी, उस डिव के अंदर मैंने एक H1 टैग लिख दिया, और उस H1 टैग के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, या मेन भी होम पेज। अब उसकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं। अच्छा, आप लोगों ने समझना है, ये कोड आपको पहले से आता है, इसीलिए हमने टाइपस्क्रिप्ट आपको पहले पढ़ाई है। अब आपको ये फंक्शन के बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और ये रिटर्न क्या कर रहा है इसके बारे में हम अब अरे यूज करेंगे, फॉर लूप करेंगे। आपको ये चीजें आती हैं, आपने कॉन्फिडेंस फील करना है। अब ये सारा जो सिंटैक्स लिखा है इसमें मैंने कोई भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 या 3 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं। वो ये है कि आपने जो क्यों बताई हैं, क्योंकि फंक्शन मैं खुद कॉल नहीं कर रहा, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस। उसने मुझ पे कंडीशन लगाई है। कौन कौन सी कंडीशन लगाई है, एक आपका फंक्शन जो है, एक आपको मुझे टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन बना के देना है, फिर वो फंक्शन लाजमी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, और फंक्शन लाजमी रिटर्न करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कुछ भी रिटर्न ना करे, उसको लाजमी रिटर्न करना है, और रिटर्न में भी लाजम बात है कि उसको HTML ही रिटर्न करनी है, नथिंग एल्स, फुल स्टॉप। मतलब इसके अलावा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई चांसेस नहीं है जो काम कर सके। अब ये काम करने के बाद जब मैं अपने पेज पे आता हूं और फॉरवर्ड स्लैश को हिट करता हूं, तो यहां पे लिखा आता है होम पेज। अब आप लोग यहां पे देखो, हमने जब फंक्शन को कॉल ही नहीं किया तो ये इसकी आउटपुट रन कैसे हो गई, यही तो जॉब कर रहा है कौन, नेक्स्ट जेएस। इसीलिए तो उसने हम पे कंस्ट्रेंट लगाई थी कि आपने फंक्शन बनाना है, रिटर्न लाजमी लगाना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लाजमी करना है। अगर ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएंगे। अगर मैं ये चीजें रिटर्न नहीं करूंगा, मैं रिटर्न नहीं लगाऊंगा यहां पे, तो वो कुछ भी मुझे आउटपुट नहीं देगा। मैं यहां पे मतलब इसको फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करूंगा तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि एवरी टाइम वेन एवर वी क्रिएटिंग page.txt दे आर डिमांडिंग अ फंक्शन दैट perform 2 major action. One is return HTML and another is export default to that particular function. इसके अलावा जितनी मैं लॉजिक लिखूंगा वो मेरी अपनी जरूरियात हैं, वो नेक्स्ट जेएस की कोई जरूरत नहीं है उसमें। ये जो लॉजिक मैंने लिख दी है, दैट इज वेरी गुड इन फॉर क्रिएटिंग अ पेज फॉर नेक्स्ट जेएस।
इसके अलावा नेक्स्ट जेएस को कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो कुछ मैं इसमें लॉजिक लिखूंगा, इस फाइल को जितना बड़ा करूंगा, वो मेरे अंदर की इंटेलिजेंस है, वो मैं इसमें मल्टीपल काम करूंगा। ये नेक्स्ट जेएस को वो चीजें नहीं चाहिए। नेक्स्ट जेएस को जो चीज चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। अब यहां तक किसी को कोई चैलेंज, कोई कंफ्यूजन कि ये कोड क्या कर रहा है उसकी समझ ना आई हो, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि इस फंक्शन का नाम हमने कैपिटल से शुरू किया है। तो नॉर्मली जो फंक्शन हम पेज डॉट टेक्स्ट में एक से ज्यादा मेन फंक्शन बनाएंगे, उनका नाम हम, यानी कि जो हमारा पेज डॉट टेक्स्ट में मेन फंक्शन होगा उसका नाम हम कैपिटल से शुरू करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि ये हमारा मेन फंक्शन है। अच्छा, उसको एक फंक्शन चाहिए था, इसका ये मतलब नहीं है मैं एक से ज्यादा फंक्शन नहीं बना सकता। फंक्शन सम बनाता रहूं फंक्शन, वो रिटर्न कर देगा a प्लस बी, वो a प्लस बी को रिसीव कर रहा है, कोई मसला नहीं है। आप इसको यूज़ कर लो कहीं पे भी, इसके अंदर कहीं पे भी यूज़ कर लो, कोई चैलेंज नहीं है। आप 10 फंक्शन बना लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या चाहिए? एक फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रिटर्न विद HTML, दैट्स गुड इनफ, नथिंग एल्स, ऑल गुड। किसी को इसके अंदर कोई चैलेंज, कोई इशू, कोई मसला फेस करने को आया हो कि ये मैंने क्या चीज़ क्रिएट की है? देखो, मैंने आपको यही बात पहले समझाई थी कि एक कंपोनेंट अगर मैं यहां पे सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा हूं सम, मैंने कर दिया सिंपल एक्सपोर्ट सम। अब जो नेक्स्ट जेएस है ना, दे ओनली लुकिंग फॉर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर मैं इसको सिंपली, लेट्स सपोज, आपकी बात और ज्यादा समझ आ जाएगी, मैंने इसको सिंपल होम एक्सपोर्ट कर दिया, वो इसको नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो इसलिए हम 1000 पिच में फंक्शन बना दें तो उसको कोई चैलेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 1000 बन भी जाएं तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो एक ही होगा। जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसने उसको ही चलाना है, बाकी फंक्शन को उसको चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैंने यहां पे सम का फंक्शन बनाया है, ये सम के फंक्शन को चलाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ही नहीं किया, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में एक से ज्यादा कर नहीं सकता कि वो एक से ज्यादा फंक्शन चलाए। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? ओके। अच्छा, अब इसको ना दूसरी जबान में इसको हम सादा फंक्शन नहीं बोलते। क्यों भला? आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में जितना भी फंक्शन पढ़ा है, क्या कहीं रिटर्न में HTML कॉल रिटर्न करते हुए देखा है किसी चीज को? इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड रिटर्न कर सकते हैं। ये HTML टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, देखो TSX टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, उसमें हम ये HTML कैसे रिटर्न कर सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, HTML का कोड थोड़ी लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए एक बात समझ में आती है कि ये जो फंक्शन है ना, जिसको अभी तक हम टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन बना रहे थे, ये एक्चुअल में टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है। क्यों भला? अगर ये टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन होता तो ये रिटर्न में भी टाइपस्क्रिप्ट करता। ये HTML वाला क्या फंडा है? ये HTML वाला तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आपको ये समझना है कि ये फिर चीज क्या है। ये टाइपस्क्रिप्ट वाले फंक्शन से कोई दूसरी चीज है। मतलब एक फंक्शन वो है जो टाइपस्क्रिप्ट में आपने सीखा था, अब ये फंक्शन ये कोई दूसरी चीज है। दूसरी चीज क्यों है? ये रिटर्न में HTML कर रहा है, और ये रिटर्न में HTML वाला टाइपस्क्रिप्ट तो समझ में नहीं आता है। यहां पे बात आती है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम रिएक्ट का कंपोनेंट बोलते हैं। दैट इज नॉट अ सिंपल टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट कंपोनेंट। द रिएक्ट कंपोनेंट मेक, उसने इसको बनाया है या उसने इसके अंदर ये पावर डाली है कि सिंपल फंक्शन भी HTML रिटर्न कर सकता है, और ये जो HTML रिटर्न कर रहा है, ये पूरा कंसेप्ट रिएक्ट का कंपोनेंट कहला रहा है। समझ? एक फंक्शन जो रिटर्न में HTML रिटर्न करता है वो सिंपल टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं कहलाएगा। डेफिनेशन के तौर पे सिंटैक्स सेम है, डेफिनेशन पे तौर पे हम इसको रिएक्ट का कंपोनेंट बोलेंगे। और ये जो चीज, यानी कि ये जो HTML रिटर्न कर रहा है, इसकी टर्मिनोलॉजी है JSX।
कि ये रिएक्ट का कंपोनेंट हमेशा रिटर्न JSX करता है। JSX क्या है? HTML CSS। JSX क्यों बोलते हैं इसको? HTML CSS इन टाइपस्क्रिप्ट। सही है। दूसरी जबान में रिएक्ट में हम इसको TSX भी बोलते हैं। अगर आपने फाइल का नाम देखा हो तो क्या है? नॉट TS, दैट इज कॉल्ड TSX। ऐसा क्यों रखा उसने? क्योंकि हमें इसके अंदर सिंपल फंक्शन नहीं बनाना था। कौन सा फंक्शन बनाना था? रिएक्ट का कंपोनेंट। और रिएक्ट का कंपोनेंट जो HTML रिटर्न करता है दैट इज कॉल्ड TSX। TSX से उसको क्या मिलता है कि इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन होगा जो सिंपल टाइपस्क्रिप्ट रिटर्न नहीं करेगा, वो HTML CSS रिटर्न करेगा। फिर क्या होता है जब ये HTML CSS आती है, इसके अंदर एक बाइबल करके कंपाइलर होता है। ये यानी कि चूंकि देखो ब्राउजर में टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में ब्राउजर HTML CSS को अंडरस्टैंड नहीं करता। फिर यहां पे दो चीजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड बेबल और दूसरे को हम कहते हैं वेब पैक। ये दो कंपाइलर हैं। ये क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करते हैं? वो कह रहा है कि आपने TSX के अंदर एक ऐसा कोड लिखा है टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में जो कि HTML CSS है, और ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट में HTML CSS समझ में नहीं आती है। उसको क्या समझ में आती है? टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में टाइपस्क्रिप्ट समझ में आती है। अब वो कह रहा है कि बेबल कह रहा है ये मेरी जॉब है। जब आपने TSX लिख दिया, अब मेरा काम शुरू हो गया। उसका काम क्या है कि वो .html फाइल लैदा बनाएगा, .ts फाइल लैदा बनाएगा, HTML को सेपरेट करेगा, TS को सेपरेट करेगा। ये कौन करेगा? बेबल करेगा एट द बैकग्राउंड। उसको हेल्प कौन करेगा? वेब पैक। ये दो टूल मिलके क्या काम कर रहे होंगे? ये काम कर रहे होंगे कि HTML की .html फाइल सेपरेट बना रहे होंगे, और टाइपस्क्रिप्ट का जितना कोड है .ts फाइल सेपरेट बना रहे होंगे, और CSS का जितना कोड है .cs फाइल अलग बना रहे होंगे। क्योंकि ब्राउजर दैट कैन ओनली अंडरस्टैंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो अब इसमें मल्टीपल कंपाइलर काम कर रहे हैं। बाइबल काम कर रहा है जो HTML CSS को सेपरेट कर रहा है, और टाइपस्क्रिप्ट का TSC कंपाइलर कर रहा है जो टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक्चुअल जो कोड मुझे मिलेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट सेपरेट सेपरेट मिलेगी जो ब्राउजर को समझ आती है, और बाकी का बैकग्राउंड सारा बाइबल कंपाइलर, वेब पैक और TSC इस सारे कोड को एक्चुअल में कन्वर्ट करेगी जो कि ब्राउजर को समझ में आता है। क्योंकि ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML CSS समझ में नहीं आती है। इसीलिए तो जब हम नई डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो HTML की फाइल में HTML का कोड लिखते हैं, CSS की फाइल में CSS का कोड लिखते हैं। कभी आपने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिख रहे हो? ऐसा नहीं होता। ये पावर हमें रिएक्ट ने प्रोवाइड की थी। वो पावर क्या थी कि आप जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही HTML CSS का कोड लिख लें। अच्छा, आप बोलोगे ये ऐसा हुआ क्यों था? भाई ऐसी रॉकेट साइंस क्या थी? जरूरत क्या पेश आ रही है? हम HTML के मतलब HTML CSS को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, कौन सी ऐसी इमरजेंसी पेश आ रही है? फिर बाइबल को भी ऐड कर रहे हैं, फिर TSC को भी ऐड कर रहे हैं, फिर वेब पैक भी आ रहा है, वो सारे इनको लैदा कन्वर्ट भी कर रहा है। ये ऐसी इमरजेंसी क्या पेश आ रही है? इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंट फास्टर हुई है। कैसे? देखो, हम HTML को चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट से। अगर वो मेरे पास HTML टाइपस्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर ही है ना, मैं सिंपली इधर ही इफ लगा दूंगा। मैं लगाऊंगा इफ, ये वाला टैग अगर इफ ट्रू हो तो ये वाला टैग शो करो, अगर फॉल्स है तो ना शो करो। ये इफ की कंडीशन मैं टाइपस्क्रिप्ट में लगा सकता हूं ना। टाइपस्क्रिप्ट में फॉर लूप भी लगा सकता हूं, इफ भी लगा सकता हूं, अरे भी बना सकता हूं, लेकिन ये इफ की कंडीशन में HTML में नहीं लगा सकता। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या चलता था? HTML लैदा लिखते थे और टाइपस्क्रिप्ट लैदा लिखते थे। तो फिर हम कैसे काम करते थे? पहले हम सिलेक्टर यूज करके हम कहते थे कि वो फलां जो H1 टैग है ना, उसके ऊपर तुमने ये वाला काम करना है। तो हमें बहुत ज्यादा ना एक फंक्शन यूज करना पड़ता था। आप अक्सर देखोगे उसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय
आईडी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। ये फंक्शन क्या करता था, H1 को गेट करके ला के देगा टाइप स्कीप में, फिर टाइप स्कीप उस पर कंडीशन लगाएगी, फिर कंडीशन लगाने के बाद फिर हमें HTML में उसको दोबारा सेट करना पड़ेगा। तो ये जो काम है ना, ये बहुत हैक्टिक जॉब थी और इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम था। इस चीज की प्रॉब्लम का सलूशन क्या था कि वो कह रहे हैं कि आपको बार बार HTML से चीजें लेके आनी पड़ रही हैं। आप HTML टाइप स्कीप में लिख लो, जो मर्जी करते रहो, फॉर लूप लगाओ, अरे लगाओ, कंडीशन लगाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, जो दिल में आ रहा करो। HTML इधर ही HTML के साथ खेलो। तो HTML CSS के साथ खेलना आसान हो गया ड्यू टू दी, अगर ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ही हम HTML CSS लिख सकें। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ये TSX, क्या बोलते हैं, TSX। तो ये अगर कोई आपको बोले कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन है या क्या है, तो आपने बोलना है ये रिएक्ट का कंपोनेंट है और ये जो चीज रिटर्न कर रहा है दैट इज कॉल्ड TSX। उसका क्या मतलब है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में HTML को रिटर्न कर रहा है। और अब बेबल क्या करेगा, जिस फाइल को वो TSX देखेगा ना उसको गेट करेगा, दोनों कोड को लैदा लैदा करके दो फाइलें बना देगा जो ब्राउजर को समझ में आती है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यही काम अगर मुझे करना है अबाउट के पेज में, ये कोड हम सारा यहां से खत्म कर देते हैं। अब आप लोग मुझे कोड करवाओगे, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, ये फंक्शन यार, क्या बनाना है मुझे, कंपोनेंट बनाना है। क्या बनाना है, अभी तो बताया, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है। फंक्शन कंपोनेंट का नाम क्या रखूं, अबाउट, ए कैपिटल, और ये लाजमी कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, पैरेंथेसिस छोटी, क्या रिटर्न करेगा, HTML। और इसमें मैं कोई भी HTML लिख सकता हूं, लाइक div वगैरह या p टैग जो भी है। और इसमें मैंने लिख दिया हेलो, मे बी अबाउट पेज। सही है, हमारी जॉब कंप्लीट होगी या नहीं, क्या रह गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। अच्छा, ये सारे कंसेप्ट को क्या बोला, यहां से यहां तक रिएक्ट कंपोनेंट, और जो रिटर्न में ये HTML लिखी इसको क्या बोला, क्या बोला, TSX। इतना कंसेप्ट किसी को ना समझ में आया हो। अच्छा, यही काम अगर मुझे कॉन्टेक्ट पेज में करना है तो मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट भी तब करेंगे ना जब दिमाग चलाना आता होगा। फंक्शन क्या नाम रखूं, कॉन्टैक्ट, फिर पैरेंथेसिस, फिर रिटर्न, फिर ब्रैकेट, फिर HTML, और फिर उसमें कुछ भी टैग लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज। जॉब पूरी हो गई है, क्या रह गया, इजी है कि मुश्किल है, कोई मुश्किल वाला काम ही नहीं है। आप लोग ऐसे टेंशन ले रहे थे, इतनी जल्दी हमने 3 फाइलें 3 कंपोनेंट बना के हर चीज रगड़ दी है। सही है। अब आइडिया ये है कि हमने इस पे ग्रिप बनानी है। अब देखो, ये मैं HTML खुद लिख रहा हूं, अगर मुझे बनी बनाई HTML लिख जाए, अगर मैं इसमें कॉपी पेस्ट करूं तो सारा डिजाइन चीजें मेरे पास शो नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, उसको करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक CSS जो भी उसने CSS लिखी है वो मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगानी है, वो CSS फाइल मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। नॉर्मली मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ style.css, वो आप लोग वहाँ से कॉपी करोगे जहाँ आपको मैंने CSS प्रोवाइड की है। सही है, इसके अंदर कोई भी CSS है वो लिखी हुई है। आपने क्या करना है, जो हमारी मेन फाइल है डेट इज कॉल्ड layout.js, इसके अंदर आपने आना है इंपोर्ट CSS की फाइल का नाम। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी लोकल कोई फाइल इंपोर्ट कर रहा हूं। ग्लोबल में रख दें, उसको कॉपी पेस्ट कर दें, एक ही बात है, या अपनी फाइल बना के उसको इंपोर्ट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इन पेजेस के अंदर जाके अपनी सारी HTML को कॉपी पेस्ट करना है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर,
रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर जो लर्निंग करने वाली चीज़ है वो क्या है कि जो हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट है ना, इसके अंदर हम इवन सेल्फ क्लोजिंग टैग अगर लगाते हैं, लाइक BR लगाते हैं टैग, सही है, या मे बी HR टैग लगाते हैं, HR, ठीक है। नॉर्मली रिएक्ट में ऐसे चल जाता था, सॉरी रिएक्ट में कह रहा हूँ कि HTML में ऐसे चल जाती है ये चीज़ कि सेल्फ क्लोजिंग टैग को क्लोज ना भी करें तो HTML के अंदर ये चीज़ चल जाती है, लेकिन रिएक्ट में ये चीज़ या TSX में ये चीज़ वर्क नहीं करती। आपको हर कंपोनेंट को फॉरवर्ड स्लैश से बंद करना ज़रूरी है, यानी कि हर टैग को, चाहे वो सेल्फ क्लोजिंग है या डबल टैग है, आपको एंड पे फॉरवर्ड स्लैश लगानी लाजम है। तो आप जो कोड कॉपी करोगे, चूंकि HTML में वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है तो आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंडेटरी है तो आपको मसला आएगा। आपने वो कॉपी करते हुए उस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने फिर ये सर्च करना है कि जितने भी टैग हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं वो क्लोज हो रहे हैं या नहीं। जैसे IMG का टैग है, IMG, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये SRC ऐसे ये चल जाता है नॉर्मली, रिएक्ट HTML में चल जाता है, लेकिन इसको यहां पे क्लोज करना लाजमी है। तो हर टैग को क्लोज करना लाजमी है। जब हम कोड कॉपी पेस्ट करते हैं तो यही तो प्रॉब्लम होती है कि हम कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते। आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं उसको थोड़ा सा ना एक मेन पेज को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ, मल्टीपल पेजेस को लिंक कैसे करना है वो अभी मैंने नहीं सिखाया, मैं अभी वो सिखाता हूँ आपको। पहले आपको ना एक पेज बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको मल्टीपल पेजेस वाला भी सिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको सिंपली एक दूसरे उसमें ओपन कर लिया, इसको जो है अपनी सारे जो दूसरी HTML थी वो मैंने जो पेज कर ली। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ से ये कॉपी कर ली फाइल style.css वाली पहले, या इसके अंदर से मैंने ये सारा कॉपी कर लिया, और मैं क्या किया, दूसरा जो मेरा था कोड, उसमें जो मैंने style.css ऐड की थी ना, उसके अंदर मैंने जाके पेस्ट कर दी, और मैंने इसको layout.tss में इंपोर्ट भी कर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये बात तो इंपोर्ट की मुझे समझ आ रही है, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें हमने CSS इंपोर्ट करते हुए इंपोर्ट किस नाम से इंपोर्ट करनी है, फ्रॉम कहां से करनी है, वो पूरा सिंटैक्स नहीं लिखा। देखो ना यार, हम ऐसे लिखते हैं ना, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम style.css, लेकिन CSS के केस में ऐसे हमने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें CSS से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो हमने सिर्फ इंपोर्ट किया बगैर ये दो चीज़ें निकाल के। तो जो भी CSS फाइल है वो हम इस तरह से इंपोर्ट करेंगे, जो मैंने सिंटैक्स आपको लिखा है। अच्छा, ये मैंने इंपोर्ट कर दी। अब मैं जाता हूँ अपने मेन पेज के अंदर, और उस कोड के अंदर पहले जाता हूँ, और इसके अंदर index.html में कोड है, और मैं क्या करता हूँ, इसका जो मेन कोड है ना, सेक्शन से लेके इसका जो कोड है, मैं कोई भी सेक्शन यहाँ से लेके ये वाला सेक्शन में भी ये जो सेक्शन है ना होम पेज वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ तक, ठीक है, और मैंने इसको सिंपली इस डिव के अंदर आके रिप्लेस कर दिया। अब डेफिनेटली मुझे एरर आएंगे। सबसे पहले क्या एरर आएंगे, मुझे एरर ये आएंगे कि आपने सबसे पहले आपको आके यहाँ पे क्या करना था, सेल्फ क्लोजिंग टैग ढूंढने हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग, जैसे ये IMG है, ये क्लोज नहीं हो रहा, तो आपने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्लोज करना है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे ये IMG का टैग है, इसको सेल्फ क्लोज करना है। फिर हमारे पास ये IMG का टैग है, इसको सेल्फ क्लोज करना है। ये सारे सेल्फ क्लोज हो गए। फिर आपको ना ग्लोबली सर्च करना है क्लास को, उसको हमें क्लास नेम के साथ रिप्लेस करना है।
मैं इसको क्लास सर्च करता हूँ और इसको मैं क्लास नेम के साथ सारे रिप्लेस कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे एरर ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आगे अपना पेज रिफ़्रेश करूँगा अगर, तो उसको क्या नहीं मिल रहा, एसेट नहीं मिल रहे, जो ये पेज मतलब ये पिक्चर्स वगैरह लगी हैं ये चीज़ें नहीं मिल रही। तो मैं क्या करता हूँ, अपने उस फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे IMG करके ये सारी इमेजेस पड़ी हैं मेरे पास, ठीक है। मैं ये IMG का फोल्डर कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको अपने जो रिएक्ट वाला फोल्डर है पेनावर्स के अंदर, जो जिसका प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसमें पब्लिक का फोल्डर है, उसमें आगे रिप्लेस कर देता हूँ। सही है। अब रिप्लेस करने के बाद मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे इसका, हाँ जी, पब्लिक में करना है, नॉर्मली ऐप में करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक से सिंक कर लेगा इसको। तो सिंक तो करना चाहिए इसको। ये मेरे ख्याल से स्टाइल डॉट सी एस एस में एरर दे रहा है, तो मैं स्टाइल डॉट सी एस एस वाली जाके फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। पब्लिक के फोल्डर में आपने रखना है और इसके अंदर जो भी इमेज का है उसको मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ। एसेट का फोल्डर बनाते हैं लेकिन हम वो सारा पब्लिक के फोल्डर में ही रखेंगे। तो मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये CSS में सीखनी पड़नी थी, तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ से आ जाएंगी। अच्छा जी, अभी ये क्या एरर दे रहा है कि स्टाइल डॉट CSS के अंदर ये कोई फाइल है, मतलब अभी वो हमें CSS में कैसे इमेज लगानी है वो हमने सीखनी है, इसलिए हम उसको सर्च करके ख़त्म कर रहे हैं। ये बन गया है हमारा सिमिलर, जो पेज हमें वहाँ पे नज़र आ रहा था उससे मिलता जुलता पेज हमने यहाँ पे भी क्रिएट कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, कोई इसमें कोड नहीं किया, कुछ एरर्स थे उनको फिक्स किया, कुछ चीज़ें थी उनको चेंज किया, तो ऐसा मुझे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। सही है। अब फर्दर मुझे इस तरह, अगर ये तो मेरा मेन पेज था, इसी तरह मुझे अगर अबाउट पेज पे जाना है तो अभी मेरे पास वहाँ पे सादा HTML आ रही है, उसका वो पेज मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके उसके एरर ख़त्म करूँगा तो वो भी मेरे पास ऐसे चल जाएगा। सही है। तो दो चीज़ें की मैंने इसको चलाने के लिए, एक तो जो सिंगल सेल्फ क्लोजिंग टैग थे उनको बंद किए, और दूसरा जो काम मैंने किया है स्टाइल को इंटीग्रेट किया है, लिंक किया है इसके साथ। अब आप लोगों की काम क्या है कि आपने इसको साथ में इंटीग्रेट करना है, मतलब पूरा डिज़ाइनिंग वाला जो भी बाकी के पेजेस हैं वो इसमें कन्वर्ट करना है, जो आपने मॉर्निंग में काफ़ी किया है, इसको एज असाइनमेंट भी हमने अब कंप्लीट करना है। ये आ जाएगा, वो सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर के, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो जितनी चीज़ें हमने यहाँ से लिंक की हैं, अच्छा वो आपने लैदा पेजेस के अंदर उसको इंपोर्ट करके लिंक कर लेना है। और क्या बताना था मुझे मेरे ध्यान से निकल, हाँ, पेजेस को लिंक कैसे करना है वो चीज़ सीखनी है। अच्छा, पेजेस को लिंक करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये एक, आपने करना क्या है, आपने लिंक का टैग लगाना है। हाँ जी, अच्छा, हम नॉर्मली चूंकि अगर आपने ग्लोबली स्टाइल डॉट लेआउट डॉट JS के अंदर आपने स्टाइल डॉट CSS कर दिया, इसको हम ग्लोबल CSS बोलते हैं, मतलब ये सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली चलेगी। जब सारी इकट्ठी लोड हो रही है तो हर पेज पे जो क्लासेस यूज होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। देखो ना, 10 क्लासेस है, 5 एक पेज पे हो रही है, 5 वो जब 5 उस पेज पे यूज ही नहीं हो रही उनका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। नहीं, वो अभी नहीं हम लगा रहे, अभी हम वो सीख नहीं रहे, हम बॉडी के अंदर जाके जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ऑन क्लिक जहां पे लिखा वही मैं आपको बताने लगा हूं, उस कोड को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है। अच्छा, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है उस पर मैं आ रहा हूं। अच्छा, आपने क्या करना है,
इंपोर्ट करना है, सिंपल इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट। सही है। क्या इंपोर्ट करना है? लिंक का टैग। अच्छा, अगर ये आपको ऐसे नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, और इसको हम ऐसे लिंक से इंपोर्ट करेंगे। ये एक लिंक का टैग है जो हमें नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश लिंक से मिलेगा, जिसका मतलब क्या है, आप एक पेज से दूसरे पेज से कैसे जाओगे, ये लॉजिक भी हमें अपनी नहीं लगानी। नेक्स्ट जेएस का एक फंक्शन है लिंक का, एक टैग है, उसको इंपोर्ट को यूज करना है। मैंने किया इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश लिंक। सही है। अच्छा, अब इसको मैं लगाऊंगा, मे बी ये टेक्स्ट टूवर के पास लगा देता हूं, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, ये H1 के ऊपर जब क्लिक हो तो मैं नेविगेट करना चाहता हूं, तो मैं लगाऊंगा यहां पे लिंक का टैग, उसको क्लोज कर दूंगा, और इसको चाहिए href, और उस href में मुझे बताना है कि मुझे किस पेज पे जाना है, तो मैं बोलता हूं मुझे अबाउट पेज पे जाना है। तो मैंने क्या किया, एक लिंक का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट href पास किया, और उसमें बताया किस पेज पे जाना है, और उस लिंक को मैंने H1 के अगेंस्ट बंद कर दिया। अब मैं जब आऊंगा यहां पे, तो अब ये एक लिंक बन गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहां पे लेके जा रहा है, बाउट। अब बाउट से अब दोबारा होम पेज पे आना चाह रहे हो, तो हमें अबाउट पेज में जाके क्या करना पड़ेगा, दोबारा लिंक लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिंक लगाते हैं, कैसे लिंक लगाएंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश लिंक, और इस P के टैग को ऊपर मैं लिंक लगा देता हूं, और इस P टैग को मैं बना देता हूं इसका चाइल्ड, और इसको क्या चाहिए, href। href में बताना है कि इसने कहां मूव करना है, तो मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड स्लैश पे। फॉरवर्ड स्लैश मतलब होम पेज। तो मैं जब इस पे आगे क्लिक करूंगा तो ये किधर लेके जा रहा है मुझे, और जब मैं इधर जाऊंगा तो किस पे लेके जा रहा है। और आप लोग देखो कि रिफ्रेश नहीं हो रहा पेज, ये इस पेज से मैं इस पेज पे आ रहा हूं, इस पेज से इस पेज पे जा रहा हूं, तो रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो अब आपका टारगेट क्या है इस वीक का, एक तो ये जो आज हमने क्लास में असाइनमेंट की है, ये सारी जो असाइनमेंट थी जो हमने यहां से अभी क्रिएट की थी, इसको आपने करना है रेडी। ये जो असाइनमेंट ये है ना, और इतने पेजेस होने चाहिए, जब मैं इधर से इधर मूव करूं तो मल्टीपल पेजेस मेरे पास आए। हर पेज पे आपने ये कोड कन्वर्ट करना है और इन पेजेस को आपस में लिंक करना है। ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या है आपका, एक इसी तरह की मैं एक और असाइनमेंट आपको दूंगा जो मिलती जुलती, जिसमें HTML CSS होगी, उसको भी आपने कन्वर्ट करना है Next.js में, और मल्टीपल पेज बना के और ऐसे कोड करना है। और आपको, मुझे लगता है कोई ऐसा सिंटैक्स नहीं है जो अब आपको इसमें समझ ना आए, रिटर्न में बस HTML लिखनी है आपको, सही है, और वो भी कॉपी पेस्ट करनी है। कर लेंगे, चलें जी।